folks. Welcome to the late night horror show, ladies and gentlemen. Welcome to my program. Khawateen Azad, ladies and gentlemen. You guys are tuned into Hot FM 105 from the Karachi studios. My name is Minhaj Ali Askari. जुम्मा जो था वो कल गुजर गया और कल एक आखिरी रोजा है. उसके बाद हम सबको अगर खुदा ने जिंदगी दी, अल्लाह ने जिंदगी दी, तो दोबारा से हम ये सादत नसीब हमें होगी कि हम रमजान में रोजे रख सकें. उम्मीद करते हैं कि जिसकी वजह से ये रोजे रखने के हम पे फर्ज किया गया है, उन सारी चीजों को हमने अपनी नॉर्मल जिंदगी में इनकॉर्पोरेट किया हो. खैर, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो. जैसे कि हर साल होता आया है, इस साल थोड़ा सा ज्यादा ओवरबोर्ड हम लोग चले गए. कई सालों से हमेशा 2 ईदें मनाई जाती थी. इस दफा तो हद ही हो गई कि 3 ईदें भी हो चुकी हैं. आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है, जो कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी, कि 4-4, 5-5, 6-6 ईद ना मना रहे हो हम सब. हम लोग इतना बिखर गए हैं, इतनी डिफरेंसेस आ चुके हैं कि अफसोस होता है कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, और दुश्मन क्या बाहर है या अंदर है, ये भी नहीं पता चलता. वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय प्रोग्राम. सैटरडे का दिन है, रात 1 से 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम होता है, जो कि हम आपके लिए पेश करते हैं. इससे पहले वाले सैटरडे को हम प्रोग्राम क्यों नहीं कर सके, आई थिंक ये सवाल जो कर रहा है, या तो वो इस्लामी महीना फॉलो नहीं कर रहा, या फिर उसने हर चीज को जो है वो मजहब से दूर कर दिया है. लास्ट सैटरडे जो थी वो 23वीं शब थी, और जिसको हम बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम शो नहीं कर पाए. खैर, ख़वातीन आज़ाद, वो तमाम लोग जो ट्यून इन किए हुए हैं हॉट एफएम 105, आप तमाम लोग जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मैसेजेस, अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस जरूर भेजिए 8282 पे. अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस के साथ भेज दें अपना SMS 8282 पे. हमारे शो को अगर कोई पहली बार अभी सुन रहा है और जिन्होंने पहली बार ट्यून किया है, उनको बता देते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम काफी अरसे से उस मखलूक, उन एक्सपीरियंसेस और उन वाकयात के ऊपर प्रोग्राम पेश करते हैं जो आप लोगों के साथ शायद पेश आए हों. जैसे कि एक ऐसी मखलूक जिसके बारे में कुरान शरीफ में भी साफ साफ जाहिर है, लिखा हुआ है, जिनको हम जिन्नात के नाम से पहचानते हैं, और पूरी दुनिया उसको, और उस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो अलग अलग नाम से पहचानते हैं. सोसाइटीज में अलग अलग इन चीजों के नाम है. कुछ इनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का नाम दे देते हैं, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो पूरी एक एक्टिविटी है, लेकिन कुछ जो है इनको UFO का नाम दे देते हैं, कुछ एलियंस का नाम दे देते हैं, कुछ भूत का नाम दे देते हैं, कोई जिन का नाम दे देता है, कोई इविल डेविल इसका नाम दे देता है. लेकिन अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट है,
इट्स ऑल सेम, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो किसी और मजहब में हो सकता है इतना बड़ा ये शहर है, अभी हम सिर्फ इस शहर से रिस्ट्रिक्ट होकर बात करते हैं, 2 करोड़ की आबादी है तकरीबन, मीलों तक ये फैला हुआ है। कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पे अभी भी बहुत सारे लोगों की ईमेल्स मेरे पास आती हैं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिनकी हमेशा ये शिकायत होती है कि आप इतने सालों से प्रोग्राम करें और हर प्रोग्राम में आपके कॉलर्स भरे हुए होते हैं और हर किसी के साथ कोई वाकया होता है। तो किस तरीके से हम इस बात को माने कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, अगर ये ताकत आपको दी हुई होती किसी को सच और झूठा बनाने, कोई मजाक उड़ा रहा है, वो उसकी अपनी एक परसेप्शन है, कोई इन बातों को नहीं मान रहा, वो उसका अपना परसेप्शन है। ना तो ये प्रोग्राम इसलिए हो रहा है कि हम किसी को इन्फोर्स करें कि नहीं ये होती है, ये चीजें होती हैं। जो नहीं यकीन कर रहा वो ना यकीन करे, वो उसका अपना फेल है। खैर, अगर आप लोग हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तो अपने SMS 8282 पे भेज सकते हैं अपनी हाजिरी के साथ, या फिर अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 1110000105 पे, या फिर अगर आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो www.twitter.com/minhajaliaskai के नाम से अकाउंट है, उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको फॉलो कर सकते हैं और वहां पे अपने सारे मैसेजेस भेज सकते हैं। खैर, 1960s में, बल्कि 1970s में, अभी एग्जैक्टली मेरे पास मैसेज है लेकिन मैं उसको ढूंढने में अगर लगा तो टाइम लगेगा। CIA के जो एक्स हेड थे, उन्होंने पहली बार अपने इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया था और इस बात को माना था कि UFOs असल में एग्जिस्ट करते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अब UFO को कोई भी नाम दिया जा सकता है, जैसे अब पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते हैं तो वो एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जिसको आप आइडेंटिफाई अप करने बैठ गए, उससे पहले आपको पता ही नहीं चलता था कि हुआ क्या। लेकिन UFO जो असल में कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसी स्पेसशिप का है, ऐसी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो कि लोगों ने अपनी नजरों से देखा और वो चंद सेकंड में ही गायब हो गया। अगर आप इसकी डिटेल रिसर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे जरूर कीजिए, आपको एक से बढ़ के एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। खैर, 1.5 बच्चों की हो चुकी हैं। अगर आप लोग अपनी हाजिरी, अपने साथ हुए वाकयात सुनाना चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल कीजिए 1110000105 पे। उससे पहले हम सबसे पहले अपनी ईमेल्स पे आज जरा नजरसानी करेंगे। एक जो ईमेल हमें सबसे पहले मौसूल हुई है वो मोहम्मद तलहा नुमानी है। उन्होंने अपने अंकल का एक वाकया जो है वो हमें बताया। वो कहते हैं कि मेरे अंकल, उनकी बीवी और उनके बच्चे शारजा से दुबई की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। तो चूंकि बीच में नज़ारा अच्छा होता है, हाईवेज हैं और ये फ्री रोड्स हैं, फ्री वेज हैं, तो ऑब्वियसली हर जगह रुकता है बंदा, तस्वीरें खिंचवाता है। तो इस अमल में काफी देर हो गई और रात हो गई, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैसे ही कोई करीबी होटल आएगा हम उसमें स्टे कर लेंगे और सुबह अपना सफर दोबारा से शुरू करके दुबई की तरफ रवाना हो जाएंगे। जो सबसे पहला होटल उनको नजर आया वहां पे वो गए, उन्होंने चेक इन किया, अपने रूम में गए और वहां पे स्टे करना शुरू कर दिया। कहते हैं जैसे ही मेरी जो आंटी थी वो अपने रूम में बैठी हुई थी और उनके बच्चे और उनके जो अंकल थे मियाँ साहब, वो नीचे से सामान लेके ऊपर रूम में आ रहे थे, तो उन्होंने अपने ही कमरे में जो उनका वॉशरूम का दरवाजा था उसको
ऑटोमेटिकली खुलते हुए देखा और उसके अंदर से एक जानवर, जो कि वो कहते हैं बिल्ली की शक्ल थी, वो उस दरवाजे से बाहर निकली। उसकी, वो कहते हैं बकायदा उन्होंने लिखा है कि उसकी आंखें लाल हो रही थी और वो चीख रही थी, मतलब जिस तरह बिल्ली बोलती है। उसके बाद उन्होंने जैसे ही उनके वो बाहर भागी और उन्होंने अपने मियाँ को बताया, बच्चों को बताया, और जैसे ही मियाँ साहब अंदर आए तो वहां पे कोई इस तरह की चीज नहीं थी। कहते हैं उसके बाद पूरे दिन, मतलब जब तक वो उस रूम में रहे, उस रूम के जो दरवाजे थे वो खुद ब खुद खुलते और खुद ब खुद बंद हो जाते। ऐसा लगता कि जैसे कोई ऊपर से नीचे भाग रहा है और नीचे से ऊपर कोई आ रहा है। जिस रिसेप्शन पे उन्होंने जाके उस रूम का बुकिंग कराई थी, वो कहते हैं कि वो रिसेप्शन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था, और जब वो इस सारी सिनेरियो के बाद वापस नीचे गए शिकायत करने और वापस निकलने, तो वो रिसेप्शन उस खूबसूरती से कि बिल्कुल बरक्स था, जो कि बिल्कुल टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पत्थरों का बना हुआ है। यहां तक कि जो बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थी जब ये एंटर हो रहे थे उस होटल में, वो गाड़ियां तक गायब हो गई। और इसी के साथ उनका ये सफर जो है वो आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिमेंबर्ड वन। खैर, इसी तरह के वाकयात अगर आप लोगों के साथ भी पेश आए, या तो चूंकि हमने बताया तो थोड़े बहुत ब्रेक्स आए, ईमेल पढ़ते पढ़ते भी लफ्जों का जो लोग गिनती करते हैं और लिखते हैं जिस तरीके से, उसको पढ़ने में बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। अगर आप लोग भी अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो अपने 8282 पे मैसेज कर सकते हैं हॉट टाइप करने के बाद, या फिर अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉल कीजिए 11100105 पे। चलो जनाब, अपने पहले कॉलर को ऑनलाइन करते हैं और देखते हैं लाइन पे हमारे साथ मौजूद कौन है। अगर वो तमाम लोग जो इंटरनेशनल हमें सुन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हमारा प्रोग्राम सुनना चाह रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स को सुनाए, तो हमारे वेबसाइट के थ्रू हमें सुन सकते हैं। आई होप हमारी वेबसाइट काम करिए, www.hotfm.com.pk, ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की वेबसाइट है। देखते हैं 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिनाज भाई, मैं महानूर बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम महानूर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी जनाब। चलो जी, मैं मिनाज भाई, मैं आपको अपने घर का एक वाकया बता रही हूँ। मैं हम लियाकताबाद में रहते हैं। हमने हमारे घर पे एक आंटी को रेंट दिया, मतलब रेंट से ऊपर फ्लोर दिया हुआ है। तो ना उनके जो दामाद है, उनकी 1-2 हफ्ते पहले, मतलब 1 महीने पहले बहुत तबीयत खराब होने लगी थी अचानक से। मतलब कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, और मतलब सिर्फ लिक्विड की चीजें खाने, मतलब जो मीठा पसंद करते थे और लिक्विड की चीजें खाते थे, और कहते थे कि ना मतलब आग लग रही है सीने में, ना आग आग सा हो रहा है, आग का गोला घूम रहा है। ये वो आंटी, ऊपर वाली आंटी कहने लगी कि मैंने बर्फ तक कुचल के उनको खिला दी कि मतलब उनकी आग ठंडी हो जाए, लेकिन उनकी आग ठंडी नहीं हुई। फिर एक दिन क्या हुआ कि अचानक एक रात में उनको अचानक से एक दौरा पड़ा 2 बजे तक की बात है। तो वो अचानक से जो है वो मतलब यानी जोर जोर से चिल्लाने लगे, चीखने लगे।
सब कह रहे थे कि उन पर काला जादू हो गया, लेकिन वो मतलब कोई इतने अमीर तो नहीं है कि उन पर काला वाला जादू कोई करा सकता है किसी दुश्मनी के उसमें। तो खैर वो उनको अचानक से दौरा पड़ा तो वो लोग सब घबरा गए। फिर क्या कहते हैं 3 दौरे पड़े, तीसरा वाला दौरा बहुत खतरनाक पड़ा उन्हें, और ना उसमें उनकी गर्दन भी टेढ़ी हो गई, सारे हाथ पैर जो है वो अकड़ गए और मुंह से खून निकलने लगा। तो ना वो लोग डॉक्टर के मतलब हॉस्पिटल लेकर भागे, अब्बासी शहीद। तो वहां पर हॉस्पिटल में ना डॉक्टर्स ने कहा नहीं हम कर लेंगे, लेकिन उनके सामने भी ना यही सिचुएशन रही और उनके सारे टेस्ट क्लियर आए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं आप इनका रूहानी इलाज कराएं, इनका ना कोई नफ्सियाती मसला है। और वहां पर ना वो कह रहे थे उनके कि मुझे दोनों तरफ से जकड़ा हुआ है और एक काले काले से हैं, लंबे लंबे से मेरे सामने से भाग कर जा रहे हैं और ये वो। हाँ, और उस दौरान जो है ना उनको एक उल्टी आई थी, जिसमें उन्होंने जब देखा ना तो वो कालक मुंह से निकल रही थी, और वो कह रहे थे कि अंदर से ना बदबू सी आ रही है मेरे पास से, मुझे अजीब अजीब सी लग रही है। तो खैर उनको फिर रूहानी इलाज करवाया, तो जिन बाबा जी से कराया था तो उन्होंने कहा कि इन पर मतलब जिनों का पूरा काफिला जो है ना उन पर आ गया था। असल में ना उन्होंने रात में 12 बजे वो कायदे आजम का मज़ार है ना उस तरफ वो उन्होंने मतलब उनको यूरिन पास आउट कर दिया था उधर। तो ना उस वजह से जहाँ पर उन्होंने किया था ना दरख्तों के पास, तो वहाँ पर पूरा जिनों का काफिला था। तो ना इस वजह से उनको मतलब ये सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने 3 दिन तक उनका इलाज चला, और ना बाकायदा उनकी फैमिली मेंबर्स ने ना देखे कि वो उन पर जो है ना जो बाबा जी ने पढ़ा तो उन पर फूका और उनसे कहा कि बोतल में फूको, तो ना वो फूक ही नहीं रहे थे। फिर बाबा जी ने बताया कि इनके मुंह को ना ताला लगाया हुआ है, मतलब जिन्होंने बंद करा हुआ है। फिर उन्होंने कुछ पढ़ के उनके मुंह का ताला खोला, और फिर उसके बाद जब उन्होंने फूका तो वो जिनों को उनकी पूरी फैमिली ने देखा जो उनके साथ साथ गए थे। तो मतलब बंदर की शक्ल में थे, काले काले, कितनों के तो सर भी नहीं थे और इतने लंबे लंबे नाखून के, मतलब वो कह रही थी कि बहुत डर लग रहा था उन्हें ना, और डॉग्स वगैरह की शक्ल में थे जितने भी जिन थे। 3 दिन तक ये चला, उसके बाद अब माशाल्लाह से अब वो ठीक है। चले, अब आई थिंक उनको इस बात से सबक जरूर मिला होगा कि हर जगह जो है वो अगर कोई आपको नेचुरल कॉल आ जाए तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे भी मौका लगे वहाँ पे गंदगी कर दी। मिनाज भाई मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब आजकल के जो मतलब लड़के हैं और सारे अंकल हैं उनको आप मतलब इस मैसेज दे दें कि ऐसा कहीं ना करें, कोई भी ना करे, सबसे ज्यादा गलत बात है ये। और ये सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करा हुआ है इस बात के लिए। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि एक तो सबसे पहले नापाकी का तो इतना हमारे मजहब में, बल्कि हमारे मजहब में क्या हर जगह हर मजहब में जो है नापाकी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। और उसके बाद आपकी सोशल जो सोसाइटी है वो इससे इतनी गंदी हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते, तो अब समझाने पे क्या समझेंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मानू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी के हु इज ऑन द लाइन। बाय द वे, बहुत सारे लोग अभी हमारा प्रोग्राम गाड़ी में सुन रहे होंगे या दुकानों में सुन रहे होंगे, और ईद का समय है, लोग बाहर ईद की शॉपिंग के लिए भी निकले हुए हैं। तो आई डोंट नो कि वो इस टाइम पे ये अगर प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो ये काफी कॉन्फ्लिक्ट करता है बाहर के एटमोसफेयर से ये शो, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कोई भी वाकया पेश हो तो आप बता सकते हैं। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? फैसल बात कर रहा हूँ, जोहर मोड़। फैसल जी, फैसल आपकी उम्र क्या है फैसल, ये बताएं। मेरी 26 साल। और आप करते क्या हैं? जी, आप करते क्या हैं? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ आप करते क्या हैं? सर मैं कंपोजिंग जॉब। जी, कंपोजिंग की जॉब। अच्छा, कंपोजिंग की जॉब पे हैं। आपका इन बातों पे यकीन है? इन बातों पे
नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड आई एम सो सॉरी साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई. आई होप आपका क्रेडिट खत्म ना हुआ. लेट्स सी हूज ऑन द लाइन. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. फहद बात कर रहा हूँ मैं जी कराची से. फहद किधर से कॉल कर रहे हैं? जी, मैं कराची से डिफेंस फेज 2 से. जी, अच्छा ये बताइए आपका इन बातों पे कितना यकीन है? मेरा बिल्कुल यकीन है, और क्योंकि कुरान शरीफ में भी ये चीज़ मौजूद है तो मेरा तो सिर्फ पूरा यकीन है, बिलीव है मेरा. क्योंकि मेरे साथ भी एक वाकया पेश हुआ है जो मैं आपसे शेयर करूंगा. अच्छा सर बताइए. अच्छा, वाकया ये है कि अगर आप दुबई से अबू धाबी जाए, मैं असल में दुबई में ही होता हूँ, मैं भी यहाँ पे ईद करने आया हूँ. अच्छा. तो अगर आप यहाँ से दुबई से अबू धाबी जाएं तो उसमें बीच में एक रास्ता आता है, और वहाँ पे सच अगर आप किसी भी वक्त गुजरे, मतलब कोई भी वक्त हो, रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, तो वहाँ पे अजान की आवाज़ें आती हैं. ये काफ़ी मशहूर है ये बात. जो भी दुबई से अबू धाबी जाता है तो ये उन सबको पता है, ये सबने सुनी है, और ये सबको पता है ये बात. सही. और अजान की बकायदा आवाज़ें आती हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. और ये किस टाइम की बात कर रहे हैं आप? किसी भी टाइम पे जाएं आप. मैं तो जब जाता हूँ तो हम लोग 11 बजे भी गए हैं, शाम में हम लोग जो है रात में भी वापस आए, मतलब 12 बजे भी वापस आते हैं. सही. तो वहाँ पे एक रास्ता पड़ता है जहाँ पे ये अजान की आवाज़ आती है. बकायदा मेरी फैमिली भी जा चुकी है तो उन्होंने कहता ये बात सुनी. चलिए आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दी, मैं तो ईद के बाद जा ही रहा हूँ. अच्छा जबरदस्त. तो फिर तो ये है कि आप मुझसे ही मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला. तो क्या अच्छा क्या वाक़या है फिर बताइए. अच्छा, दूसरा वाकया ये है कि जो मेरी फूफो भी वहीं रहती हैं दुबई में, तो उनके छोटे मतलब बच्चों को ना कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आते हैं, मतलब सिपारा पढ़ने के सब आते हैं. तो वो एक और दूसरी जगह भी किसी के घर में सिपारा पढ़ाते हैं जो अरबी हैं, मतलब लोग. तो एक मतलब था कि फूफो को मैंने बताया कि मैं यहाँ पे जो लोकल हैं उनको मैं सिपारा पढ़ा रहा था. तो उन्होंने उनको बताया कि जी हमारे घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें मतलब अनोइंग है, मतलब हमें कि वो क्या है क्या नहीं. सही. तो फिर जब उन्होंने इमाम साहब ने जब मौलवी साहब ने जब वहाँ पे पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते वो उनके घर के ऊपर टेरिस में गए. तो जब वो टेरिस में गए तो देखा वहाँ पे एक बेल है, काफी बड़ी सी बेल थी. उन्होंने बताया कि उस बेल में से एक औरत निकल के आई और उन्होंने उनको कहा कि जी ये कि तुम, मौलवी साहब ने कहा कि आपने क्यों तंग कर रही है यहाँ पे, मतलब घर के अंदर इस तरह से. तो मैंने कहा ये तो घर है, मतलब ये तो हम तो यहाँ पे बरसों से रहते हैं, ये तो हमारी जगह है, तुम लोग हमें तंग करते हो यहाँ पे और गाने लगाते हो. और इस तरह की उन्होंने बातें की कि ये गाने हमें पसंद नहीं है और इस तरह से, मतलब तो मतलब मौलवी साहब काफी डर गए. उसके बाद फिर उस घर में नहीं गए. तो उन्होंने मेरी फूफो से ये बात शेयर की थी कि मैं ऐसे ऐसे गया वहाँ पे और ऐसे ऐसे मैंने ये एक्टिविटी देखी है वहाँ पे. अच्छा. तो ये था. बाकी मनाज भी जब ये आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले वाकया जो शारजा और दुबई का बता रहे थे, तो उसमें ऐसा कोई हाईवे नहीं है. मतलब आप शारजा से दुबई कब आता है पता भी नहीं लगता. मतलब एक रोड है, आप वो क्रॉस करें 45 मिनट्स रोड है. सही. हेलो मैं कह रहा हूँ 45 मिनट्स का रास्ता है हार्डली. हाँ, बड़ी फ्री. शारजा से जो दुबई का जो रास्ता है वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है. मतलब कब शारजा से दुबई आता है पता भी नहीं चलता. मतलब बिल्कुल ही एक बिल्डिंग्स है, कोई होटल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है उसमें. लेकिन जो दुबई से अबू धाबी का रास्ता है वो काफी लंबा है. वो तकरीबन 1 आवर 15 मिनट्स लगते हैं, मतलब दुबई से अबू धाबी जाने में और अबू धाबी से दुबई आने में. अच्छा ये बताइए, दुबई जो है वो एक हब है पूरी दुनिया का, टूरिज्म का हब है, और उधर मुख्तलिफ कल्चर के लोग आते हैं. और आपका भी वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानियों से तो दोस्ती नहीं होगी, अलबत्ता हिंदुस्तानियों से भी होगी, श्रीलंकन से भी होगी, फिलिपिनो से भी होगी, और भी जितने दूसरे ममालिक के. तो कभी उनसे इस मामले के बारे में बात हुई कभी इत्तेफाक से ऐसी? इस मामले में तो ऐसा हमारी नहीं हुई बात, लेकिन बिलीव तो वो लोग भी करते ही हैं. मतलब अगर आप जो इंडियंस हैं वो भी, मतलब हिंदुइज्म के अंदर भी है. हिंदुइज्म में तो बेतहाशा है उनका. बेतहाशा. आपको मालूम होगा कि वो मतलब कहते हैं कि रूह जो होती है वो भटकती है. अगर उसने कोई ऐसे काम किए हो तो उसको फिर वो जो है भगवान, वो कहते हैं कि वो तस्लीम नहीं करते तो वो भटकती है दुनिया में. मतलब तो वो उस तरह से तंग करती है लोगों को, उनसे जो है वो उनको तंग करती है. मतलब वो अच्छा. तो कोई ऐसा दुबई का ऐसा कोई, जैसे कराची के बहुत सारे मशहूर वाकयात हैं, जैसे
अगर मैं बोलता हूँ कारसाज का वाकया, तो आधे से ज्यादा कराची को मालूम है कारसाज पे क्या वाकया, हालांकि बहुत सारे लोगों ने विटनेस भी नहीं किया होगा। उसी तरीके से दुबई में भी कोई ऐसी जगहें हैं जो कि बिल्कुल है। जो मेरी फुप्पो जहाँ रहती है वो अलकसैस इलाका है, अलकसैस, सही, उसको गिसेस भी कहते हैं। सही। तो वो अगर आप देखेंगे तो वो काफी जो है वो इस तरह का, जैसे मलीर कैंट है हमारा, वो गवर्नमेंट का इलाका है। तो ये जो मैं आपको वाकया मैंने अभी बताया है, ये भी अलकसैस का ही इलाका है कि मैंने को बताया तवार इलाका है। वहाँ पे तवार के अंदर वो मौलवी साहब पढ़ाने जाते हैं, तो वो लोकल्स रहते हैं वहाँ पे सारे, और वो सारे बेंगलोर बने हुए। और कहा जाता है कि उसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे दुबई और शारजा वालों की जंगें होती थी, लड़ाइयाँ, उसका नाम ही से इसी वजह से अलकसैस रखा गया है। तो यहाँ पे दुबई और शारजा वालों की लड़ाइयाँ होती थी, और यहीं पे कब्रिस्तान थे जिनको उन्होंने मिट्टी डाल के मतलब खत्म कर दिया। यहाँ पे अलकसैस का इलाका जो है ना पूरा, ये जंगी मैदान था पहले। तो ये जो मैंने आपको वाकया बताया ये भी अलकसैस का ही है, और तवार इलाका है वहाँ का मैंने आपको वाकया बताया, जिसको घर के अंदर जो गए और फिर उस तरह से वो औरत निकल के आई बेल में से, उसने कहा कि ये तो हमारी जगह है। ये है वो सब। बाकी चीजें मैं तो आपको शो बहुत हम लोग वहाँ सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो हम लोग तो रात में मतलब बहुत आपके तो मैं भी आया, तो मैंने इत्तेफाक से सुन रहे थे अब्बू, तो मैंने कहा मैं कॉल में लाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वाले साहब को सलाम कहिएगा। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जनाब, ये एक और हमारे साथ कॉलर लाइन पे मौजूद हैं। उसके बाद जो है हम मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करेंगे, उनके वाक़यात भी शामिल करेंगे, और साथ साथ अगर आप लोग अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं तो अपने मैसेजेस आप लोग 8282 पे भेज सकते हैं, हॉट टाइप करने के बाद। किसी ने हमसे पूछा कि ईद, ये 3 ईदों का आप क्या बातें करें। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में हर साल जो है वो 2 ईदें मनाई जाती हैं इस तरीके से कि पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है वो एक दिन पहले ईद मना लेता है, और फिर सऊदी अरब और फिर पाकिस्तान में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसी तरीके से इस दफा ये हुआ कि आई थिंक वजीरिस्तान की साइड पे, खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे आज जो है ईद मना ली गई, सही है। कल जो है वो सऊदी अरब में ईद मनाई जाएगी, और मंडे को पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। सो इट्स सो, ये वो बात है जिसके हम ऊपर बात कर रहे थे। इस दफा 3 ईदें मना ली गई, मतलब हद ही हो गई है अब तो। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, शहमीर बात कर रहा हूँ, फेडरल बी एरिया से। शहमीर जी, शहमीर जी जनाब। फेडरल बी एरिया के बारे में बड़ी कॉल्स आती हैं हमें, और हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी खौफनाक खतरनाक बातें जरूर वहाँ के वाक़यात बताते हैं। तो क्या कितनी दुरुस्त होती हैं? फेडरल बी एरिया पुराना एरिया है बहुत ज्यादा कराची का, सही, क्योंकि सदर के बाद सेंट्रल था वो, उसके बाद फिर फेडरल बी एरिया एफसी एरिया एक बनाया गया था। ये जस्ट लाइक जैसे पहले कराची, अब कराची में डिफेंस है, सही, उस वक्त फेडरल बी एरिया और एफसी एरिया था, सही, बिल्कुल। इस वजह से बहुत पुराना है, इस वजह से भी शायद पुरानी बातें इसकी। अच्छा, मुझे आपसे एक प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा जो सच है ना वो खोलना था। अच्छा, बताइए। अच्छा, मैं असल में वादी जिन के हवाले से मैंने ईमेल भी की थी, वो आपने शायद पढ़ी नहीं। वो मैं असल में कुछ वजूहात की वजह से ईमेल्स पढ़ नहीं पा रहा। जी बिल्कुल, मसरूफियत की वजह से मैं समझ सकता हूँ आपकी। वैली ऑफ जिन मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है पिछले ही महीने। अच्छा, वैली ऑफ जिन के बारे में ये बता दें पहले, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि वादी जिन ये क्या है, तो उसके बारे में जरा पहले बता दें। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, इस्लामिक, साइंटिफिक, हर चीज से प्रूफ करूंगा। सही है, बताइए। अच्छा, मैं स्टूडेंट ऑफ एमबीए हूँ, इस वजह से मैं आपको लॉजिकल बात ही करता हूँ। बिल्कुल 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 होनी चाहिए, बताइए। अच्छा, देखें, जब हम लोग वैली ऑफ जिन का असल नाम जो है वैली ऑफ जिन, तो अभी 3-4 साल पहले वो इस वजह से पड़ा कि यूट्यूब पे किसी ने उस नाम से उस जगह की वीडियो बना के उस नाम से अपलोड कर दी, तो वैली ऑफ जिन उस नाम से अपलोड हो गया है। सही। अच्छा, उसका असल नाम जो है ना अरब में वो वादी बैदा है। सही। वादी बैदा, बैदा का मतलब होता है अरबी में अंडा। सही। तो अगर आप गूगल मैप से देखेंगे या ऊंचाई से देखेंगे तो ओवल शेप में है वो टाइप। सही है, तो उसकी मैप, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से उसको ये कहा जाता है। बिल्कुल, और बहुत पुराना नाम है उसका। सही। अभी से हम लोग जब वहाँ पे विजिट करा तो उसने 120 काफी मीटर्स की, या तकरीबन 120 या मीटर है, पता नहीं, बहुत ज्यादा उसकी फासला है। तो ड्राइवर ने जब गाड़ी उस तरफ लेके जा रहा था वादी बैदा में, तो उसकी जो एंट्रेंस है वहां पे उसने गाड़ी को रेस देना ज्यादा शुरू कर दी, क्योंकि वो एक तरीके जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना,
बिल्कुल वैसे ही उसने रेस देने शुरू कर दी। वादी बैदा पे पहुंचे, उसके बाद उसने कहा मैं गाड़ी बंद नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक कार्स होती हैं वहाँ पे, जापानीज कार, सही, तो बंद करेंगे तो लॉक हो जाती हैं। तो उसने कहा मैं न्यूट्रल कर रहा हूँ। उसके बाद उसने खैर गाड़ी छोड़ दी, चलती रही। अच्छा, वो कह रहे भाई यहाँ पे जो है वो जिन भी होते हैं, ये भी होता है। मैंने आके जब रिसर्च करी ना, उसके बारे में पढ़ा, तो वैली ऑफ जिन इन जगहों को मैग्नेटिक हिल्स कहते हैं। सही, मैग्नेटिक हिल्स दुनिया में 23 मुल्कों में पाई जाती हैं ये। सिर्फ अरब में नहीं पाई जाती, 23 ममालिक में, अमेरिका में 23 स्टेट्स में, सॉरी 29 मुल्कों में पाई जाती हैं। इटली में भी बहुत सी जगहों पे, ऑस्ट्रेलिया में भी है। सही, इनको मैग्नेटिक हिल्स कहते हैं। ये एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं इंसानी दिमाग के लिए। सही, अल्लाह पाक ने इनको इस तरीके से बनाया होता है कि हम जात ढलान की तरफ रहे होते हैं, लेकिन इनको इसके आसपास की जगहों को अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया कि हमें पता नहीं चलता हम नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। सही, सही, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसकी एक एंड की जब हाइट नापी और दूसरे एंड की हाइट नापी, तो दोनों में इसी तरह फर्क था, जैसे लाइक पहाड़ माउंटेन के फर्क होते हैं ना, बिल्कुल हाइट के और बिल्कुल डाउन के। सही। तो इस वजह से बहुत से लोगों को नहीं पता। हमारे पाकिस्तान में बस मैं ये कहता हूँ कि पहले तस्दीक करने बात की हम लोग, उसके बाद हमेशा, क्योंकि उन लोगों ने कभी ये बात नहीं करी कि यहाँ पे कोई जिन है, इस तरीके की बात है। उन लोगों ने पहले रिसर्च की, और दूसरे मुल्कों में भी है, लेकिन कभी ऐसी कोई बात नहीं। तो इस वजह से मैं अपने दोस्तों को और पाकिस्तानियों को ये पैगाम दूंगा कि हमेशा पहले ना तस्दीक करने बात की कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। ठीक है, अल्लाह पाक ने जिन बनाए क्योंकि शैतान जिनों का सरदार है, इसलिए तो हमें यकीन करना ही चाहिए। वो अपनी हरकतों की वजह से नाफरमानों में हो गया। तो बस मैं यही मैसेज था मेरा कि हमेशा पहले तस्दीक कर लें, और उसका नाम वैली ऑफ जिन वादी बैदा है। लेकिन शामिर, बात ये भी है ना कि जैसे अगर हम, आपने जो अभी सारी लॉजिक्स पेश की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरी रिसर्च की अपनी, और इस पे आपने टाइम लगाया, बाकायदा आपने एक के बाद एक जो है वो गूगल पे लिंक और सर्च किया होगा सारी, सही है, एंड विच इज प्रीटी गुड आपकी रिसर्च। लेकिन ये जितनी भी रिसर्च है, ये एक साइंटिफिकली इसको आपने प्रूफ किया है ना, आपने मैग्नेटिक रेस की बात की है, मैग्नेटिक हेल्थ, सही है, मैग्नेटिक हेल्थ की बात की है। और इसी तरीके से साइंस जो है वो आज तक, मतलब इतना सब हो जाने के बाद, मतलब सिर्फ हम पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं करते, यहाँ तक कि अमेरिका में भी कुछ जगहों को सीज कर दिया गया है, बैन कर दिया गया लोगों के लिए, लेकिन अभी भी वो जिन्नात को नहीं मानते। वो अभी भी जिन्नात को जो है ऑल्टरनेट एनर्जी का नाम देते हैं। सही है। तो आपने जो बात की वो साइंस से रिलेटेड बात की, जी जी, सही है, क्योंकि वो एक इंसान था, एक इंसान है और एक खुदा है। खुदा ने, हम ये मानते हैं कि खुदा ने दुनिया बनाई, सही है, और बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन रखते हैं। लेकिन एक इंसान उठा किसी जमाने में, उसने कहा यार सही है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खुदा ने दुनिया बनाई, लेकिन हो सकता है कि नाउजुबिल्लाह खुदा नहीं है और किसी इंसान ने दुनिया बनाई। तो उन्होंने बिग बैंग थ्योरी और फिर वो जो सारी एवोल्यूशन और ये सारा कॉन्सेप्ट है वो लेके आए, सही। तो ये जो साइंस है, ये तो एक इंसान की तख्लीक है ना। इंसान ने जो है साइंटोलॉजी जो है दरियाफ्त की और फिर उसको एक मजहब का नाम देना शुरू कर दिया है। उसमें वो लॉजिक्स लाते हैं, तो वो हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करती है रिलीजन से। इसलिए रिलीजन और साइंस थोड़ा बहुत हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है आपस में। अच्छा मिनाज भाई, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वादी बैदा की एक और हकीकत भी है वहाँ पे। बिल्कुल बताइए। वो भी मैं बताता चलूँ, सबको बताता चलूँ कि वादी बैदा में बिल्कुल आखिरी वक्तों में, दज्जाल के वक्त में, सही, एक कुफार का बहुत बड़ा लश्कर जो है वो मदीने पे हमले के लिए आएगा और वादी बैदा में कायम करेगा, सही, एक कुछ दिनों के लिए। और अल्लाह पाक उस फौज को इस तरीके से हलाक करेंगे कि पूरी वादी बैदा की जमीन जो है फाड़ देंगे और वो उसमें और वो पूरी फौज उसमें अंदर चली जाएगी और बंद हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वादी बैदा की एक बहुत बड़ी हकीकत है। इसको जो है अगर आप साइंस से हम बात करेंगे तो साइंस में लोग कह देंगे ये अर्थक्वेक है, सही है। तो ऑब्वियसली वो खुदा की हर उस मिरेकल को जो है वो एक लॉजिक ढूंढते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी रिसर्च बिल्कुल 110% करेक्ट होगी, सही है, लेकिन हर जो लॉजिक, जैसे आपने एक लॉजिक दी ना, जैसे मैं तो इसको वादी ऑफ जिन ही कहूंगा क्योंकि मुझे जबान पे मेरे चढ़ा हुआ है। अच्छा, सही है, सही है। तो पहले एक मसला सामने आता है जो कि खुदा की तरफ से, सही है, एक मिरेकल है, इसको चमत्कार मिरेकल ही कहेंगे।
उसके बाद जो है वो इंसान जो है वो साइंस और लॉजिक्स ढूंढने की कोशिश करता है। मसला पहले नहीं था, मतलब पहले किसी साइंस के किसी बंदे ने इस जगह के बारे में जो है वो डिस्कवरी नहीं की होगी। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल जिन है, एक मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बीच में किस्सा बहुत कॉमन हुआ था, अखबारों में आया था, टेलीविजन पे आया था कि कोरंगी में एक घर था जहाँ से खून निकलता था, जिनकी दीवारों से खून निकलता था। उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब ये इशू सामने आया है, उसके बाद ही जो है अब वो लॉजिक्स ढूंढना शुरू करेंगे ना। लेकिन मसला पहले हो चुका होता है। जैसे बहुत मतलब पिरामिड्स के ऊपर है कि पिरामिड्स जो है वो दुनिया के अजूबों में से एक है, लेकिन पिरामिड्स कैसे बने ये आज तक लोगों के लिए मिस्ट्री है। अब हल्के हल्के करके लोग थोड़े बहुत इधर से उधर बातें जोड़ते तो उनको समझ में आता है, अच्छा इस तरह हुआ होगा, इस तरह हुआ होगा। चले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल आई। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, ये थे हमारे 3-4 बैक टू बैक कॉलर्स और अमेजिंग कॉलर्स बाय द वे, एंड थैंक यू। सबने अपनी अपनी रिसर्च पूरी की हुई थी, एंड आई एम ग्लैड के आज के कॉलर्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग हैं। साथ साथ वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग अपने मैसेज भेज रहे हैं। इस्माइल शाह साहब, आप इतने मैसेजेस भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा, थैंक यू सो मच। आई एम जोहेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माहम, फरवा, मोइज एंड मरियम, फर्रुख, इमरान साहब, थैंक यू सो मच आपका भी। जैन, आपका भी शुक्रिया, एंड शहजाद, थैंक यू। राफे, आपका भी शुक्रिया। जैनब करीमी, थैंक यू। नबील, आपका भी शुक्रिया। सुमन, आपका भी शुक्रिया, एंड रहामा नूर, थैंक यू सो मच। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन नाउ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं सनोबर बात कर रही हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सनोबर, आप सुनाइए, आपका किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी, मैं लसबेला से कॉल कर रही हूँ। किधर से? लसबेला से। जी, जल्दी जल्दी से बताइए आपका वाक़या क्या है? जी, क्या वाक़या है जो आप बताना चाहती हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपका क्या वाक़या है जो बताना चाहती हैं आप? जी, मैं बताना चाहती हूँ, हम पहले कहीं और रहते थे, पहले हम सोसाइटी ऑफिस में रहते थे। सही। जो ना फ्लैट में रहते थे हम। अच्छा, उस फ्लैट में जो ना असबाब थे, और वो मेरी बड़ी सिस्टर है, उनको और मुझे जो ना बिल्कुल साफ नजर आते थे। बहुत अजीब सी, मतलब बहुत खतरनाक, कहते हैं ना, बहुत खतरनाक शक्ल, उसके लंबे लंबे आंखें उसकी ऐसी रेड हो रही थी जैसे खून उसमें टपक रहा होता है। स्पेशली वो मेरी बड़ी बहन को और मुझे नजर आता था। अच्छा, एक दफा हुआ क्या नाम है, हम ना छत पे सो रहे थे, गर्मियाँ थी, मैं बहुत छोटी, अच्छा मैं बहुत छोटी थी ना, मैं बहुत गुस्से वाली थी। एक सेकंड, आप बात कर रही हैं पीसीएचएस ब्लॉक 2 में सोसाइटी ऑफिस जो अपार्टमेंट्स हैं? जी जी। उनकी छत पे आप सोती थी? उसके पीछे की तरफ, उसके थोड़ा सा उसके देखें सोसाइटी ऑफिस थोड़ा सा अंदर आके ना, अंदर मतलब छोटा सा वो था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या। अच्छा खैर जो भी है, एबिसिनिया का वो एरिया लगता है, उसे एबिसिनिया कहते थे हम। तो खैर छत पे सो रहे थे हम लोग ना, मैं, अब्बू, हमारी सारी फैमिली सो रही थी। तो अच्छा, अब्बू ना मुझे नजर आना शुरू हुआ, तो मतलब इतना खतरनाक था कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ना मैं उसको मार दूं।
अच्छा मैं गई हूँ, वहाँ पानी की टंकी थी, उसके पीछे से मैंने लोहे का पाइप निकाला और जो ना मैं उसे मारने के लिए भाग रही हूँ। अच्छा हमारे छत की जो दीवारें थी ना वो बहुत छोटी छोटी सी थी। अच्छा मैं देख रही हूँ, मैं तो मारने के लिए भाग रही हूँ और वो आगे जाता जा रहा है और वो इतना आगे हो गया कि वो हमारी छत से बिल्कुल आगे को चला गया ना। और मैं मारने को भाग रही थी, मैं बिल्कुल दीवार के पास पहुंची थी, पीछे से अब्बू ने आके ना मुझे फौरन पकड़ लिया कि ये क्या कर रही है ना। मैं कह रही हूँ अब्बू मैं इसे मार दूंगी, मुझे बहुत तंग करता है। बिल्कुल मैं गिरने वाली थी। अब्बू ने कहा बेटा कहाँ जा रही हो, गिर जाओगी। नहीं अब्बू देखो मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको आज मार दूंगी। अब्बू ने कहा चलो चलो सबको उठा के ना अब्बू नीचे लेके आया। हम नीचे आ गए। अब यकीन करें वो ऊपर छत से नीचे मेरे पीछे पीछे नीचे तक आया। हम कमरे में सो रही, दीवार की चौखट पे वो खड़ा होकर ना मुझे घुर्राता नहीं जैसे उस तरह से वो घुर्रा रहा था ना, जैसे मुझे अपने पास बुला रहा था। मैं नीचे उठी हूँ, मैं फिर चप्पल उठा के भागी हूँ। तो मैं चप्पल उठाने भागी, मैंने अब्बू की चप्पल उठाई। मैं कह रही हूँ तो आओ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो अब्बू ने फिर मुझे पकड़ा और फिर दुआएं पकड़ के मेरे पर दम किया बहुत। अच्छा घर में मसला ये था कि जो मतलब अच्छे लोग होते थे ना उनको टिकने, नमाजी रोजे वाले सलवात वाले जो होते थे ना वो उनको हमेशा परेशानी होती थी। फिर अब्बू ने मुझे पकड़ा, रात भर दुआएं पढ़ के बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई है। फिर उसके बाद अब्बू सुबह मुझे मौलाना के पास ले गए। उन्होंने जो मुझे तावीज बना के दिया था, पीने के लिए पानी दिया, और वो तावीज में छोटी सी थी, वो तावीज मैंने खा के और जो ना वो बिल्कुल ही मैंने खा लिया ना। तो उसके बाद से ना मतलब आप तो मतलब मुझे लग रहा है कि आप में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी सनोबर साहिबा। तावीज खा गई आप? खाना नहीं मिलता था क्या आपको? तावीज मैंने खा लिया उस दिन के बाद से। उस दिन की छोटी थी ना चूस के उसको ना मैंने खा लिया। अब मेरे तुमने जब से तावीज खाए तो ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद से बिल्कुल डर नहीं, बिल्कुल सेट हो गई थी मैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत छोटी थी उस वक्त जब ये वाकया पेश आया था आपके साथ? बहुत छोटी सी थी, मैं तकरीबन 8-9 साल की। अच्छा, और ये जो पीछे आपके कोई राइटर बैठ, अच्छा ये जो पीछे आपकी जो भी साहिबा हैं उनसे बोले वो चुप हो सकती हैं क्योंकि आप अपना वाकया बता रही हैं। हाँ इनके साथ भी हुआ था। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलें जनाब, सनोबर साहिबा जैसा जो ये वाकया था काफी लोगों के साथ पेश आता है। और बचपन में अभी मेरी एक भांजी है जिसकी उम्र शायद 6 साल है 7 साल है। एक दिन वो रहते लाहौर में, तो वो कराची आए हुए थे, नहीं बल्कि मैं लाहौर गया हुआ था और मैं उनके घर में बैठा हुआ था अकेले। तो वो मेरी भांजी जो है वो खेल रही थी और मैं अखबार पढ़ रहा था। सुबह का टाइम था, कोई और नहीं उठा हुआ था। तो अखबार पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि आपस में कोई बातें कर रहा है। मैंने अखबार नीचे करके देखा तो मेरी भांजी जो है वो बातें कर रही थी किसी से। और मैं एक सेकंड के लिए जरा घबरा गया, मैंने कहा ये क्या सीन है भाई। फिर मैं उसको गौर से देखता रहा तो बाकायदा वो किसी लड़की से बातें कर रही थी जो कि उसकी हम उम्र थी और उसका नाम भी था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मुझे काफी परेशानी, मैंने कहा ये क्या सीन है। जैसे ही मेरी जो बहन है वो उठी तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैंने ये अभी देखा है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे उस उम्र में जो है बच्चों के साथ होता है, वो अपने एक इमेजिनरी दोस्त बना लेते हैं। तो इन्होंने भी अपनी एक इमेजिनरी दोस्त बनाई हुई है जिससे ये सारी बातें करती हैं, सब कुछ करती हैं और फिर जो है वो चली जाती है। तो फिर मैंने इसके बारे में बहुत सारी फैमिलीज में जो जिन के छोटे छोटे बच्चे थे उनसे पूछा तो सबने ये बात बताई कि हाँ ऐसा होता है भाई, फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा सनोबर साहिबा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। चलें जनाब, 2:10 हो चुके हैं जनाब। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो 3 बजे तक का है। हम कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा SMS पढ़ें, ईमेल्स पढ़ें, लेकिन जितना टाइम होगा उस वक्त तक ही कर सकेंगे। लेट्स सी हूज़ ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मेरा फैसल बात कर रहा हूँ मंजूर कॉलोनी से। फैसल मंजूर कॉलोनी से। जी फैसल, आप क्या करते हैं? जी मिनाज भाई, मैंने अपने नाना के बारे में बताना है। मामा यानी कि वालदा के या मामू के? नहीं नाना के नाना के पास रहता हूँ। सही बताइए।
नाना के पास रहता हूँ जी। हमारे घर में जो है वो आस्थाना है। और मैंने मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ किसी एफएम पे, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। नहीं, आप आराम से खुल के बताइए, कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, तो जिन जन्नात के बारे में बता रहा था कि जिन जन्नात को मैंने लाइव देखा है। हमारे घर पे मरीज आते हैं और उनसे लाइव बात करते हुए मैंने देखा है, इस बारे में बता रहा था। और मैंने अपना पेज भी आपके ऊपर दिया है, आपके लिंक के ऊपर सेंड किया है। अच्छा। और उसका पूरा पेज दिया हुआ है। अच्छा। यानी किसी को मसला हो, वो मेरे नाना जो है वो काम करते हैं ये। सही। और फीस अबिलिल्लाह करते हैं? जी, फीस अबिलिल्लाह करते हैं। तो इस पर लिखा हुआ भी है, मैंने पूरा पेज दिया। किसी को भी जरूरत हो, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला, उन्होंने फेसबुक से मुझसे पेज बनवाया पूरा। अच्छा। पूरा बोला कि भाई इस तरह किसी का नेकी का काम क्यों ना करें। चले बताए, तो क्या किस तरह का इलाज होता है आपके नाना के? जो भी हमारे नाना के पास नूरी इल्म है और वो अपने जन्नात के तरीके से करते हैं। और किसी को भी जरूरत हो, यानी कोई भी यानी कि काफी सारे लोग आते हैं जिनमें जादू होता है, जिन चढ़ा हुआ होता है। इंशाल्लाह हमारे नाना के पास इतना इल्म है कि यहाँ से फोन बैठ के भी उन्होंने लंदन भी काम किया है, अमेरिका भी काम किया है, कनाडा भी काम किया है, बहुत सारी जगह पे। लोग अपना मसला बयान नहीं करते, लोग इस बारे में थोड़ा घबराते हैं। सही। इसकी वजह से मैंने जो आपको फोन किया। अच्छा, तो कोई ऐसा वाकया बताइए अपने नाना के आस्थाना में जो मरीज आए हो उनके बारे में। वाकये तो मिनाज भाई बहुत सारे हैं, आपको क्या बताऊं। एक वाकया आपको सुनाता हूँ कि एक लड़का था यहाँ पर जो है हमारे इलाके के अंदर, बड़ा यानी कि मारा फिर रहा था। उसने घर के सामने एक हॉस्पिटल था, वहाँ उसने बाथरूम किया, तो वहाँ पे जिन्नात करता। उसके घर वाले उसको पूरे इलाके में लेके फिर रहे हैं, उसको कहीं से आराम नहीं आया। सही। जब उसको लेकर आए तो बिल्कुल ऐसा था, अकड़ा हुआ था बिल्कुल। फिर जब उसको लेकर आए, घर पे लेकर आए, दम शुरू किया, नान बोला खड़ा, इंशाल्लाह ये खड़ा होके जाएगा। तो इंशाल्लाह वो खड़ा होके गया। फिर उसके बाद फिर इस तरह काफी सारे वाकयात हैं। अभी पिछले दिन एक लड़का आया, इतनी भयानक आवाजें निकाल रहा था, इतना बुरा रहा था वो, तो उसको देख के खौफ आ रहा था। सही। हाँ, तो उसको इतना डरा था, उसको फिर किया, उसको फिर आराम आया। इस तरह यहाँ पे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ लड़के, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जिन जनात असर करते हैं, लोग नहीं सही होते। तो मैं नाना यहाँ पे बैठ के फीस अबिलिल्लाह काम करता है। अच्छा, तो अच्छा चले, आप कह रहे, आपने कॉल के शुरू में कहा था कि आपने जिन्नात को देखा हुआ है। देखा नहीं है, मैंने इनको लास्ट सुना है, मैंने बातें करते हुए देखा है, उनको लाइव बातें करते हुए, नाना उनसे बात करते हैं, लाइव बातें करते हुए देखा है मैंने। तो आप लोग अक्सर नहीं मांगते लोग। अच्छा चलें, सही है, वो अपने सबका अपना फेल है, कोई माने ना माने, हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं मनवा सकते। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर जब भी अब नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा अपने पहले नाना से पूछ लेगा कि आया ये चीज सही है या गलत है। जब भी कोई मरीज आए अब सही है, और जिसके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आ रहा हो कि आप जैसे कह रहे हैं कि उसके अंदर से जिन्नात की आवाज आती है या जिन बात करते हैं या जिन हाजिर होते हैं, तो आप उसकी कोई रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मोबाइल से या फिर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? अच्छा, कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करें। और मुझे अगर आप ईमेल कर सकते हैं तो ईमेल करें मेरे ईमेल पे। जी, मैं आपको अपना पेज भी ईमेल करने लगा था, मैंने आपको फोन कर दिया, फिर आपको मैंने कहा चलो फोन करके डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। आपको मेरा ईमेल और आपके पेज के ऊपर मैंने लिंक कर दिया अपना आस्थाना अहमद के नाम से, उसके ऊपर पूरा लिखा है, पूरा पम्फलेट बना के उसको पूरा चिपकाया है। लेकिन ये काम है, क्यों ना करें, किसी का भला हो जाए इससे। चले, आप बिल्कुल मुझे ईमेल करेगा ये जो भी आपकी अब ऑडियो क्लिप हो, ताकि हम लोगों को भी सुना सकें कि क्या सुना सके, ताकि लोगों को पता लगे। चले, और इस बारे में तो यानी कि इसमें लेकर कर दी, यानी कि जिसको भी कोई मुश्किल है, जिन जादू वगैरह के मामले में, जादू वगैरह किसी का, तो इंशाल्लाह घर पे बैठ के हम यहाँ पर भी काम करते हैं। आ जाए तो 120 मिल रहा, नहीं तो फोन पर राब्ता कर लें। चलें, फोन नंबर भी इसमें दिया हुआ है। चलें, सही, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज जनाब, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, एक खैर अभी रमजान जैसे ही शुरू हुए तो आपने अपने मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ रमजान के प्रोग्राम्स देखे होंगे, जिसमें सर फहरिस्त आमिर लियाकत साहब का प्रोग्राम था, फिर दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब प्रोग्राम कर रहे थे, फिर तीसरी तरफ जो है वो खुशबख्शुदात साहिबा कर रही थी, फिर इसी तरीके से और अलग अलग चैनल्स पे प्रोग्राम हो रहे थे। तो मेरा जब अक्सर लोगों से इंटरेक्शन होता है तो हर कोई जो है वो, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों मुझे ये शिकायत है कि हमारे यहाँ हर वक्त
जो भी बंदा टेलीविजन पे आ रहा होता है उसकी बुराइयां लोग जरूर करते हैं कि वो तो जाली बंदा है, वो तो ढोंगी है, वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ये सब झूठ बोलते हैं टेलीविजन पे, ये सब। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस रमजान में कितने लोगों की मदद हो जाती है? उन लोगों की मदद हो जाती है जो शायद जिंदगी और मौत के बीच में होते हैं, जो अगर हम जैसे लोगों की वजह से ये प्रोग्राम अगर रोक दिए जाएं तो शायद वो लोग भी जिंदा ना रह सकें। अगर एक इंसान भी इन प्रोग्राम से फायदेमंद हो जाता है तो पूरी इंसानियत पे उसका जो है रहमत बरसती है। हर चीज की बुराई होती है, हर चीज में नुक्ताचीनी हम लोग निकालते हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि जो गुजरा वो वक्त है वो हमें उसने ये सिखाया कि हमारे साथ हर कोई बुरा करता है, तो बेचारा कोई अच्छा भी कर रहा होता है तो हमें लगता है कि नहीं ये भी झूठा है, ये भी झूठा है, ये भी झूठा है, सब झूठे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंसान की, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो मेरे प्रोग्राम को देखिए, मुझे ना देखिए। मैं पर्सनल लाइफ में कैसा हूं, मैं जो भी हूं, सही है। लेकिन अगर मेरे प्रोग्राम से आपको एक दो नॉलेज मिल रही है या फिर एक दो गलत बात मैं कर देता हूं और आप मुझे उसकी फौरन फोन करके SMS करके मुझे सही कर देते हैं, तो प्रोग्राम तो ये है ना। उसी तरीके से जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें हम लोग, मैं जितने दोस्त अपने रिश्तेदारों के पास गया, सब ने हर किसी की बुराई की कि ये तो वो तो ये। लेकिन उस गरीब से पूछें जिसके लिए 5 लाख रुपए किसी एक होस्ट ने चंद सेकंड्स में जमा कर लिए और उसकी टांग का इलाज हो गया, किसी की हार्ट का इलाज हो गया, किसी के बच्चों का इलाज हो गया, किसी की जिंदगी भर का खर्चा उठा लिया। सिर्फ उस शख्स से आप जाके पूछ लें कि तुम्हारी क्या फीलिंग है उस इंसान के हाल से, तो शायद आपके भी जो राय है वो तब्दील हो जाए। चलें जनाब, अब हम फेसबुक और ट्विटर की तरफ अपनी नजर डालते हैं और देखते हैं कितने लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। एंड अगर आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो www.twitter.com/minhaj के नाम से अकाउंट है, उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो www.facebook.com/thelatenightHorrorShow। बीना सईद अरशद जो है वो हमारा प्रोग्राम सुन रही, थैंक यू सो मच। ईमान शाहिद थैंक यू, सारिम आपका भी शुक्रिया, राजा हारिस बहुत बहुत शुक्रिया, अजीज थैंक यू सो मच, मोहम्मद उस्मान आपका भी शुक्रिया, एंड राफे थैंक यू, लाइबा बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल शहाब थैंक यू, मुस्तफा थैंक यू, मोइज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ मोहम्मद आरिफ थैंक यू, हम्माद यूसुफ, राबिया सिद्दीकी थैंक यू, उमैर परवेज आपका भी शुक्रिया। एंड जो ट्विटर पे लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, दानियाल साजिद खान थैंक यू, हिना सिद्दीक बहुत बहुत शुक्रिया, शेख सुफियान बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हम्माद यूसुफ थैंक यू, फैसल शहाब आपका भी शुक्रिया, मिशेल जैनब थैंक यू सो मच, फराज खान आपका भी शुक्रिया, साद एंड अनस मलिक थैंक यू, सारा सईद आपका भी शुक्रिया, राबिया परवेज, फिजा वसीम, नौशीन एंड जहांजेब वसीम आपका भी शुक्रिया, गुलाम रसूल साहब, अली शान, जहांजेब अकबर, तहाब बिन मुजाहिद एंड नुमान अरशद आपका भी शुक्रिया। चलें जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अशर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं केडीए कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या आपका वाक्य है? मेरा वाक्य ये है कि मैं कश्मीर रोड की साइड पे रहता हूँ, उधर एक कॉलोनी है केडीए कॉलोनी, उधर से मेरे चाचू जा रहे थे 3:30 बजे रात को। तो वहाँ पे बहुत पुराना 206 साल हो गए ग्राउंड बने हुए ना वो, तो उस ग्राउंड के कोने बीच में ना एक रास्ता निकल रहा है, उधर से ना चाची लोग जा रहे थे मेरे। कश्मीर रोड पे, एक सेकंड, कश्मीर रोड पे कोई ऐसा ग्राउंड है जो 206 साल से बना हुआ है? जी।
अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। और ये मुझे क्यों नहीं पता, मैं तो वहाँ काफी अरसा रहा हूँ भाई। वहाँ पे किसी को भी नहीं पता। वहाँ पे जैनब मस्जिद है, वाटर बोट कॉलोनी। अच्छा, नहीं ये कश्मीर रोड पे तो ऐसी कोई जगह नहीं है। जी कश्मीर रोड पे है, केडी ऑफिसर्स क्लब के बराबर में। अच्छा, वो तो मुस्लिमाबाद है। जी मुस्लिमाबाद के अंदर है। अच्छा अच्छा, सही सही। तो वहाँ से मेरे चाचू जा रहे थे, उनको ना एक औरत भागती आई उनके पास और ना उनको आवाजें देने लग गई। वहाँ से दुल्हन के रूप में थी, सही। भागती वहाँ से आई तो वो लोग भागे ना वहाँ से, चप्पले छोड़ के वहाँ से गुरु मंदिर तक भागे। वो गुरु मंदिर तक ना उनके वो औरत पीछे लगी ही रही मुस्तकिल, उनका छोड़ा ही नहीं उन्होंने पीछा। वो लोग नंगे पैर गुरु मंदिर तक भागे। बस यही वाकया था। मैं अरे तो फिर मतलब वो कोई भी हो सकता है, कोई मदद के लिए पुकार रहा होगा? नहीं, मदद के लिए नहीं। वहाँ पे ये मशहूर है दुल्हन। एक कश्मीर रोड के पीछे ही एक रोड है मंगल बाजार वाला, उधर भी ये मशहूर है दुल्हन। वहाँ पे दुल्हन होती है, वो लोगों को तंग करती है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जनाब। ये वाज अ स्वीट कॉलर। दुल्हन है, तंग करती है। दुल्हन है तो हर वक्त तंग करती हैं भाई, है। ईद के बाद चूंकि ईद का समय है तो हम थोड़ा बहुत इसको लाइट रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो अभी ईद की शॉपिंगों में भी निकले हुए हैं, आप तमाम लोगों को ये खुशियां मुबारक हो। ईद की जो ये खुशी होती है शॉपिंग करने की, सही है, एक तो होती है रोजे रखने की, फिर अफ्तार के फौरन बाद शॉपिंग मॉल्स की तरफ रवाना दवाना होते हैं सब, और फैमिलीज होती हैं जो शॉपिंग कर रही होती हैं और जो लड़के होते हैं वो कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये जो रौनक होती है ये आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नजर आएगी, या फिर तमाम मुसलमान स्टेट्स में जहाँ जहाँ मुस्लिम्स होते हैं। जो लोग अमेरिका, लंदन, इन जगहों पे रहते हैं वो बेचारे तो तरस जाते हैं ये खुशियाँ देखने के लिए। लेकिन हम भी, हमारे यहाँ भी अब ये चंद सालों से रूटीन हो गया है कि जहाँ लोग थोड़ा सा खुश होने की कोशिश करें वहीं फौरन उनकी खुशी को लोग गोली मार देते हैं, या बम उड़ा देते हैं, या फिर धमकियां देते हैं, या फिर अगर ये सब ना हो तो चंद लड़के मिलकर बाइकों पे लड़कियों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं उनको, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये भूल करके उनके भी माए बहनें हैं, ये भूल करके शायद उन लोगों के फैमिली के साथ भी ऐसा हो सकता है। और पता नहीं ऐसे कैसे लोग होते हैं जो इतनी बदतमीजी, इतनी वल्गर जुबान यूज कर लेते हैं कि शर्म आ जाए इंसान को कि यार एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान होने के बावजूद एक इंसान ऐसा किस हद तक इतना गिर सकता है। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लड़के हजरात अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, यार सही है, खुशी सबको होती है ईद की, और पता है हमारी एक सोसाइटी बहुत फ्रस्ट्रेशन से गुजरती है। हमारे एक लड़की को देखते हैं तो पूरा मोहल्ला जो है वो पागल हो जाता है, और लेकिन फिर भी मतलब इंसान के बच्चे तो रहे ना, जानवर के बच्चे तो नहीं है। हर ये सोसाइटी में दोनों का उतना ही हक है जितना एक मर्द का है या जितना एक औरत का है, तो इसको बैलेंस करके रखिए। लेकिन बोलने से क्या है, कौन सुनेगा। अभी भी तार रोड पे देखिएगा छिचोरापन हो रहा होगा, कोई किसी को छेड़ रहा होगा, कोई किसी को मार रहा होगा, कोई कुछ हो रहा होगा, कोई गालियां दे रहा होगा। आज इतना अफसोस हुआ, अफ्तार से 3 घंटे पहले मैं एक जगह गया चीजें लेने के लिए, क्योंकि ईद है तो घर में सामान वामान रही। वहां एक माशाल्लाह से, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगा, एक साहब के पास मैं गया गोश्त लेने के लिए, तो मैं वहां पे गोश्त ले रहा था नॉर्मल तरीके से, तो एक बेचारा ज़ईफ सा इंसान है, उसने कुछ मुकालमात पेश हुए, आमना सामना हुआ। जो साहब दुकान में बैठे हुए थे उनकी माशाल्लाह से दाढ़ी इतनी लंबी थी, और उनकी बाकायदा जो वो वाली मुसलमानों वाली दाढ़ी होती वो थी, उन्होंने टोपी पहनी हुई, और वो लग भी रहा था कि उन्होंने पक्का रोजा रखा हुआ। उन्होंने जो उसको गालियां देना शुरू की हैं, वो गालियां जो मैं आपको अगर दे दूं, अब यहाँ पे बता भी दूं तो शायद मुझे 10 साल के लिए बैन कर दिया जाए।
सोचे वो रोजे में ऐसी बातें कह रहे थे, तो रोजे में सिर्फ वो ही नहीं थे, हम सब ही उतने ही गुनहगार हैं जितने वो साहब थे। एक आप ये देखिए, मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकल रहे होते हैं, और अगर वो मस्जिद किसी शॉपिंग मॉल के सामने हो तो बस आप सोचें, अभी आपने अपने जूते पहने हैं, मस्जिद से बाहर निकलते वक्त आपकी नजर शॉपिंग मॉल में पड़ती है, और वहां पे जैसी ही लड़कियां नजर आती हैं, आप लोगों की नजरें देखा करें कि दिल चाहता है कि आंखों में मतलब सरिया डाल दे बंदा उनके, क्योंकि हम तो नहीं डालेंगे, खुदा जरूर डालेगा। इतना सा भी डर नहीं रहा है। चोरी, महंगाई, लोगों को मारना, धमाके कर देना, लोगों को जिंदा जला देना, ये हमारे लिए अब इतना कॉमन हो गया है, इतना कॉमन हो गया है कि हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी। और ये एक, मैं आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन ये कोई खुश होने की बात नहीं है, कोई मर्दानगी नहीं है, ये खुदा की तरफ से एक कहर है हम सब के ऊपर। एक हम पूरे जो सोसाइटी का एक ढांचा बन गया है, ये हम सब पे एक लानत है कि हम सब इस तरह की जिंदगी में जी रहे हैं कि जहां पे हमें इंसान के होने का ही कोई मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये जिंदा रहे या मर जाए, या ये औरत है या लड़की है या बेचारी पढ़ने आई है या जो करने आई है, जो भी करने आई है, हम उसकी जातियात पे पहुंच जाते हैं। खैर जनाब, 2:25 हो चुके हैं, हमारा प्रोग्राम आधे घंटे का बाकी है, एंड लेट्स सी कि हमारे साथ लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, मैं अफान बात कर रहा हूँ। जी अफान, किधर से कॉल करें आप? मैं कराची से। कराची से तो कर रहे होंगे, लेकिन कराची के भी कौन से इलाके से दोस्त? तारिक रोड की तरफ से। तारिक रोड की तरफ से, अभी नाम लिया उधर का और मैंने, और आपने वहाँ से कॉल कर ली। जी क्या आप ये बताइए। मैं ये बता रहा था कि जो है वो अपने घर का वाकया बताना है मुझे। बताइए। तो मुझे बताना ये था कि जो है अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो है अभी हमारे घर में माशाल्लाह से मेरे चाचू है ना, वो तराबियां पढ़ाते हैं माशाल्लाह से। तो 11:30 बजे थे, तराबियां खत्म हो गई थी, शामे को छोड़ने जा रहे थे हम। सही। तो मस्जिद में हम लोग शामे को छोड़ के ही आए थे कि मेरे साथ मेरा कजन भी था, हम लोग ऐसी बातों में घर में ऐसे चले गए। घर में मेरे नारियल का दरख्त लगा हुआ है, तो नारियल की दरख्त के नीचे चले गए हम लोग। सही। हेलो, सही, बोलिए बोलिए। जी, नारियल की दरख्त के नीचे चले गए हम। तो मैं ऐसी ऐसी मजाक कर रहा था, जो वो सुना रहा था अपने कजन को, हम लोग जोर जोर से हंस रहे थे। तो मेरे कजन ने ऐसी जो है नारियल गिरा हुआ था नीचे, जोर से उठा के दीवार पे मार दिया। सही। तो इसके बाद जो पत्थर बढ़ते हैं हमारे ऊपर, मेरे घर में शेड भी लगा हुआ है, उसके नीचे गाड़ी खड़ी होती है। सही। तो जो है शेड के ऊपर इतने पत्थर बढ़ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर हमें इतना डर लगना शुरू हो गया कि हम अंदर भागे। घर में जितने भी लोग थे, चाचा चाची अम्मी अब्बू, सब बाहर आ गए। ये सब परेशान होने लगे। बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठता है, तो जो है उससे भी कहा कि तुम देखो कौन पत्थर फेंक रहे हैं। तो उसको भी समझ नहीं आया, वो भी डर के मारे एकदम भाग गया वो। सही। ये सब डरने लगे कि समझ नहीं आया कि कहाँ से पत्थर आ रहे हैं। एक साथ पत्थर आ रहे थे, वैसे शेड के ऊपर आ रहे थे, तो जो है शोर भी बहुत ज्यादा मच रहा था। सही। तो जो है फिर थोड़ी देर के लिए पत्थर आना बंद हो गए। तो मैं नीचे उतरा, हम सब नीचे उतरे देखने के लिए कि कहाँ से आ रहे हैं। और थे भी पत्थर गोल चिकने पत्थर होते ना, जैसे कि हॉक्सले में जो होते हैं जिस तरह के। सही। हेलो, बोलिए बोलिए। हॉक्सले में जो पत्थर होते हैं उस तरह के पत्थर आ रहे थे। तो जो है फिर हम लोग नीचे उतर गए। तो नीचे जब हम लोग उतर गए तो फिर जो है वहाँ सामने से एकदम हमारे ऊपर एक पत्थर आया, अटैक हुआ, आप समझ ले। जैसे कि जो मेरे कजन है छोटा सा, उसके सर पे लगते लगते बची। हमारे घर में जितने भी लोग थे, चाचू जी थे, वो बड़े डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने उनको कहा कि जो कहीं जिन्नात ही हो गए। अच्छा। हमें समझ नहीं आया। फिर अगले दिन भी यही हुआ, इसी टाइम पे फिर से पत्थर आए जी। तो फिर हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन भी ये हुआ। तीसरे दिन जो है हमारे यहाँ वो 8 रोजा तराबियां थी ना, तो जो है 5वें रोजे की बात बता रहा हूँ, 5वें रोजे को ये स्टार्ट हुआ था। तो 8 रोजा तराबी थी। तो बाहर जैसे कि वो ग्राउंड है ना,
तो वहाँ पे हमने टेंट वेंट लगाए हुए थे, लाइटें, तो वहाँ पे नमाज पढ़े थे। तो उसके बाद से तराबियों के बाद हमने दुआ मांगी कि जो अल्लाह ताला पता नहीं क्या हो रहा है, इसको आप ठीक कर दीजिए। तो ये दुआ मांगी, उसके बाद से अल्लाह का शुक्र आइंदा नहीं हुआ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कॉल करने का। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। देखिए जनाब, कैसी है हमारी ये सोसाइटी, कैसे हमारे लोग हैं। अभी हम बात कर रहे थे किसी एक मैंने अपने लास्ट से लास्ट लिंक में ये बोला था कि हम लोग हर किसी के ऊपर बड़े आसानी से कमेंट्स पास कर देते हैं, टॉन्ट कर देते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ गए। एक इंसान को लेके असद साहब है, उन्होंने कहा तो भाई मतलब एक साहब हैं जो कि अभी एक सबसे महंगा तरीन और सबसे मशहूर तरीन रिलीजियस प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि सहरी में भी और अफ्तार में भी आता है। आप जान ही गए होंगे, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा उन साहब का। तारिक खान ने भी कहा कि उन्होंने फौरन, इन दोनों ने मिलके फौरन एक इंसान के ऊपर तोहमत लगा दी, बजाय ये सोचे हुए कि खुदा ने उस इंसान को सबसे बुरा कहा है जो दूसरे की पर्सनालिटी के ऊपर बात करे। पहले तो आप मुझे ये बताइए असद साहब और तारिक साहब कि आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, इतनी दुरुस्त है, 100% है कि आप किसी और को पॉइंट आउट कर सकें कि वो कितना बुरा है। पहले खुद इतने अच्छे बन जाएं, बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। उस वक्त भी आपको ये राइट नहीं दिया आपके मजहब ने भी कि किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर आप फौरन उंगली उठा लें। एक साहब हैं जिन्होंने एक बात की, अब मैं ये बात करूंगा तो बहुत सारे लोग भड़क उठेंगे, लेकिन फिर भी करूंगा क्योंकि ये बहुत गलत एक फिनोमेना है। असद कहते हैं कि लड़कियां अगर बुर्का पहनना शुरू कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई उनको नहीं छेड़ेगा। असद साहब, शायद आप कराची में आज पहला दिन है आपका, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। अगर आप 10 साल से भी रह रहे हो तो आपको ये जरूर नजर आएगा कि कराची में जो ये हमारा मजहब का रिवाज है बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह से। पहले बहुत कम नजर आते थे लोग बुरखे में, मतलब औरतें बहुत कम नजर। अब आप मार्केट में जाएं आपको भरा हुआ मिलेगा। इतना हमारे यहाँ हिजाब का कॉन्सेप्ट हो गया, पर्दे का कॉन्सेप्ट इतना बढ़ गया क्योंकि हमारे माशरे की गंदगी उतनी बढ़ गई है। लेकिन ये जो है जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, ये तो आपने वही बात कर दी। मैं तो देखूंगा, सही है, ये लड़की बुर्का पहन ले तब नहीं देखूंगा। तो मतलब आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, आप ये बात नहीं मान रहे कि मैं गलत कर रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि वो गलत कर रही है, मैं सही हूं, मैं देख सकता हूं। भाई पर्दा दोनों के लिए है, औरत और मर्द दोनों के लिए। आपके नजर का है, उनके अपने लिबास का है। बेवकूफाना बातें मत किया करें कभी कभी। जनाब, अब आज का जो शो है वो थोड़ा सा आई थिंक मुख्तलिफ है एंड आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तब भी बताइए, अगर आ रहा है तब भी बताइए। अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें मैसेज करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी, अपना वाकया लिखिए और भेजिए अपना SMS 8282 पे, या फिर ट्विटर पे या ट्विटर पे मिनहाज अली अस्करी नाम से अकाउंट है, उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी फेसबुक पे मौजूद है, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद जनाब? मैं फातिमा बात कर रही हूँ डिफेंस से। जी फातिमा साहिबा बोलिए। हाँ भाई, मैं काफी दिन से मैं आपको फोन में कर रही थी, लेकिन लाइन आपकी बहुत ज्यादा बिजी होती है। माजरत जी इसके लिए। अभी ये जो जून अभी गुजरा है ना, जी जी, तो अमेरिका से मेरी बहू और मेरे पोता पोती आए हुए थे। जी जी। तो मेरा जो पोता है अक्सर शाम में जैसे क्रिकेट खेलते ना, तो क्रिकेट खेलता था शाम में। अच्छा, एक दिन उसने कहा कि भाई अब जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना अपने भांजी की, तो अच्छा उसने मुझे कहा कि दादी कहने कि मैंने जो है ना यहाँ दरख्त के पास एक मंकी मैंने देखा, और कहने कि उसके बहुत लंबे लंबे हाथ थे, ही वॉज वेरी हेरी, ही वॉज वेरी स्केरी। अच्छा 2-3 दफा उसने कहा तो मैं एकदम कुछ परेशान सी में हो गई कि भाई क्यों इस तरह की बात कर रही है। अच्छा फिर मैंने कोई 5 या 6 दिन के बाद फिर मैंने दोबारा उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कि मुमकिन है बच्चा है, क्योंकि वो जुलाई में 6 साल का माशाल्लाह हुआ है वो। सही। तो मैंने कहा हो सकता है इसको ऐसी, जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे सेल्फ एक्टिवेटेड एक आदमी बच्चा कर लेता है,
तो मैंने ऐसी चेक करने के लिए फिर 6-7 दिन के बाद मैंने फिर उससे पूछा, मैं कहा तुम एग्जैक्ट तो मुझे बताओ कि तुमने कहाँ देखा। तो हमारे यहाँ लॉन में आम का दरख्त लगा हुआ, तो कहने लगा कि मैंने दादी यहाँ पे देखा था। एग्जैक्टली वही उसके अल्फाज थे कि मंकी था विद वेरी लॉन्ग हैंड्स, हेयरी एंड वेरी स्कैरी। अच्छा, उसके बाद फिर जुलाई में ये लोग इस्लामाबाद चले गए। तो इधर फिर मेरी बात हो रही, फिर मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा भाई ऐसी चेक करूँ इसको कि भाई ये बच्चा है, इसने अपने तरफ से कोई बना लिया या, तो फिर उसने एग्जैक्टली ना वही बात कही। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि भाई वाकई उसको नजर आया या नहीं आया। अच्छा, तो आप उनके वालिदैन से पूछे ना, अपने बेटे से पूछे कि नहीं, मैंने फिर अपनी बहू से मैंने जिक्र किया। जब मेरी बहू इधर कराची में जब थी ना, तो मैंने अपनी बहू से मैंने कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे कह रहा हूँ, मैं तो भाई परेशान हूँ क्योंकि भाई मुझे तो ऐसा कभी, हम इस घर में काफी साल से रह रहे हैं, तो मैंने आपको 2-3 दफा मैंने मेरी आपकी मतलब कॉल मिली है ना, तो मैंने आपको कहा था मुझे खुशबू सी महसूस होती थी, सही खाने की खुशबू आती थी, बाज़ बड़ी अच्छी इतर की खुशबू आती थी, वो मैंने आपको बताया था पहले। लेकिन मैंने ऐसे कुछ वो नहीं किया, कुछ मतलब मुझे नहीं आज कभी कुछ घर में ऐसा नजर आया। लेकिन क्योंकि बच्चा था वो छोटा, तो मैं सुन के बहुत परेशान हो गई। और अच्छा, आपके जो पोते की उम्र क्या है? अब ये समझिए जून में उसने मुझे बताया, और 11 जुलाई को 6 का हुआ है कंप्लीट। 6 साल का हुआ। जी हाँ, तो मैंने अपनी बहू से जब मैंने जिक्र किया ना, तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, कहने ऐसे ही ऐसे वाला बना ली होगी अपने से कोई ना स्टोरी को बना ली होगी। सही। कहने ऐसा ना कुछ नहीं, ऐसी स्टोरी बना ली होगी। लेकिन जब इस्लामाबाद जब चले गए ना, फिर मैंने पूछा, फिर उसने वही कहा कि दादी कॉर्नर में जो आप लोगों के यहाँ जो है ना ट्री पे जो था, वहाँ मैंने देखा था मंकी था, और वही उसने अल्फाज कहे कि लंबे लंबे उसके हाथ थे, he was very scary and he was very hairy। चले, आप एक काम करेगा फातिमा साहब, मैं माजरत के तौर पे मैं कोई माहिर नहीं हूँ ऐसे इन चीजों का, है, लेकिन मेरे जो मेरा दिमाग कह रहा है अभी, तो आप वैसे ये चीज जो है किसी माहिर से उसको डिस्कस करेगा जरूर, बल्कि 110% करेगा। लेकिन जो मैं अभी इस बात पे कंक्लूड करता हूँ उसको, कि आप अगर ये बार बार सवाल करते रहेंगे ना उस बच्चे से कि हाँ भाई देखा था, हाँ भाई देखा था, तो वो अभी फॉर एग्जाम्पल अभी 5-6 साल का है, आप जब वो अगले साल आएगा तब आप पूछेंगे, तब वो बताएगा आपको, 7 साल का हो जाएगा तब वो आप पूछेंगे, तब वो बताएगा, तो वो उसकी एक जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा। इन बातों को जितना इग्नोर करना होता है करें, सही है, लेकिन ऐसा इग्नोर ना करें कि बिल्कुल ही भूल जाएं। आप जरूर चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन आप उस बच्चे के ऊपर ये सवाल जवाब ना करें। नहीं, मैंने इस वजह से कि मैं देखिए सच्ची बात है, मैं जब उसने कहा ना, मैं एकदम परेशान में हो गई। वो बिल्कुल, आप उनकी दादी हैं, दादी तो माँ बाप से ज्यादा परेशान हो जाती हैं। जी चले, आप बिल्कुल इसको किसी अपने जो भी माहिर नफ्सियात जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे खुद जाके बात करें, जिक्र करें। नहीं, वो तो अमेरिका में, वो तो चले गए वापस। चले, तो वो अमेरिका में हमसे ज्यादा अच्छा वहाँ का मेडिकल सिस्टम है, वहाँ पे ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फातिमा साहिबा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चला जनाब, अब चूंकि वक्त जैसे जैसे कम होता जा रहे हैं, हम ज्यादा ज्यादा कॉल्स को लेना शुरू करते हैं। देखते हैं 11100105 पे नेक्स्ट लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? अहमद रजा। अहमद रजा, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? सर, गुलिस्तान जौहर। जी अहमद, क्या करते हैं आप? सर, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, चले पढ़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं हमारे सफुरा में रहता हूँ मैं। सही। यहाँ पे होलसेल की दुकान है, सुपर स्टोर है, वो हिंदू है वहाँ। सही। वहाँ के ओनर जो है। सही। तो एक दिन मैं गया शाम में सामान लेने, तो वहाँ पे एक बंदा आया, जिसके हाथ में तावीज की तरह सा कुछ था। उसने उससे पूछा कि आपको हिंदी आती है पढ़ना? तो उसने उसको कहा कि मुझे नहीं आती, उसको आती थी। सही। तो फिर वो उसने कहा कि आप मुझे ये बता दें कि बंगाली में लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है। उसने उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे नहीं आती। फिर वो जब चला गया आदमी, तो मैंने उससे पूछा कि आपको बिल्कुल नहीं आती? कह रहे नहीं, मुझे आती है, ये जो लिखा होता है, अगर ये इस कागज के ऊपर जिसका नाम लिखा हो उसके बाल लगाएंगे या उसका खून लगाएंगे तो उस आदमी की डेथ हो जाएगी। तो उसने कहा ये काला जादू का सिस्टम है सारा। सही। हेलो हेलो जी, बताइए।
जी बस यही था। अच्छा ये था सिर्फ काला जादू का उसके ऊपर इल्म है? जी। तो ये बात किस तरीके से डिसाइडेड है? नहीं, वो हिंदू लोग होते हैं ना, उनको सब कुछ पता है। उनको पता होता है। चले हो सकता है बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ये हमारी कौम कब सुधरेगी, इनको इतना डायरेक्टली समझाने की कोशिश की जाती है लेकिन फिर भी नहीं समझते। अभी भी लोग जो हैं मुझे बता रहे हैं कि जाके आप YouTube पे उन साहब की वीडियो देखें और उन्होंने क्या क्या कहा है। भाई वो दुनिया ने देखी है, लेकिन अब मैं बहस क्या करूं, मतलब वो ऐसा लग रहा है मैं पत्थर के सामने अपना सर मारे जा रहा हूँ, मैं ही जख्मी होऊंगा और कुछ नहीं होगा। खैर सोच तो किसी की तब्दील नहीं कर सकते, और जिस दौर में हम रह रहे हैं उधर सोच तब्दील करने का मतलब है आप अपनी जान जो हथेली में लेके चले, क्योंकि हल्की सी भी आपकी सोच दूसरे से मुख्तलिफ होगी, गोली मार देंगे। सही है। खैर आप लोग ये नाम शामिल करते हैं। जनाब आफी का मैसेज है, थैंक यू आफी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ कहते हैं दिस इज माई लास्ट सैटरडे बिकॉज आई एम गोइंग बैक टू दुबई डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो, अरे मतलब डे आफ्टर टुमारो तो ईद है, ईद के पहले दिन आप जा रहे हैं, अफसोस। आपका बहुत शो बहुत अच्छा है, हमारे सारे घर वाले आपका प्रोग्राम सुनते हैं। थैंक यू मरियम साहिबा और आपके सारे घर वालों को अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मरियम। मैं आपको अपने कजन का वाकया बताऊंगी। मेरे कजन रात 3 बजे बाल खोल के रूम से बाहर निकली। वो जब रूम में आई तो पायल की आवाज आने लगी। उन्होंने अपने भाई को उठाया और सूरह जिन पढ़वाई, तब और आवाज आने लगी। फिर इंटरकॉम से सब उन्होंने हमें बताया कि हम नीचे लिए। पता नहीं आपने क्या मैसेज लिखा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी जनाब, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुर्तजा आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम थैंक यू सो मच। महानूर आपका भी शुक्रिया। अरसलान थैंक यू सो मच। एंड खुरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते जनाब हम जल्दी से अपने 2 बैक टू बैक कॉलर्स को ऑन एयर करते हैं, उसके बाद फेसबुक की तरफ और ट्विटर की तरफ नज़र डालते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी लोगों की शिकायतें मौजूद हैं, लेकिन हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनाज वकास अहमद बात कर रहा हूँ, कॉलोनी नंबर 4 कराची से। वकास कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी। ईद है पीर को, आपकी तैयारी हो गई ईद की? जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो बहुत अच्छी हो गई है। क्या क्या खरीदा? बहुत सारी चीजें खरीदी है। सारी चीजें आपने खरीद ली, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा भाई? बड़े पैसे कमा लिए आपने इस दफा हैं? नहीं मैं तो खैर स्टूडेंट हूँ, मैं तो कमाता तो खैर। चले माशाल्लाह से, आपका हक भी है। ये बताइए कि असल बात पे आते हैं, आपका इन बातों पे यकीन है? जी 100% यकीन रखता हूँ, क्योंकि काफी मैं खुद भी हाफिज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सही। अच्छा आप हाफिज हैं, सही है। मेरी तो काफी नॉलेज जो है इस मामले में कम है, तो आप मुझे जरा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कुरान इस मामले में क्या कहता है? कुरान करीम तो इसके बारे में, इस मामले में वो साफ साफ कहता है कि इनका वजूद भी रखते हैं और हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। नहीं ये तो मुझे पता है वजूद रखते हैं, लेकिन क्या कभी इस बात की इंकिशाफ हुआ कि ये जाहिर भी हो सकते हैं, लोगों के सामने भी आ सकते हैं, अपना रूप भी दिखा सकते हैं? नहीं मिनाज भाई, मैंने इस बारे में अब तक नहीं पढ़ा कि ये अपना वजूद जाहिर कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि ये छुपे होते हैं, यानी इनका कोई सामने नहीं आते, अल्लाह ताला ने इनको है ना छुपा कर रखा है। सही सही। ये हमने पढ़ा है। अच्छा जी सही, जो मैंने जो अपना स्टडी की। अच्छा दूसरे में आपको अपना वाकया सुनाना चाह रहा था। बताइए। ये मेरे टीचर के साथ आया था पेश। हेलो जी बोले। ये मेरे टीचर के साथ आया था, ये तकरीबन समझ 10 साल पहले की बात है। वो अपने हॉस्टल में मेरे टीचर रहते थे, तो उन्होंने सुनाया था कि उसमें हॉस्टल के अंदर जो रूम्स थे ना वो काफी हॉल टाइप के थे। सही। यानी बड़े बड़े हॉल्स थे। तो उस हॉल्स के अंदर ना काफी एक बड़ी सी है ना वो लगी थी लाइट, जो थी ना पूरे रूम को रोशन करती थी, यानी पूरे हॉल को रोशन करती थी। तो उस लाइट को है ना उसका जो बटन यानी ऑफ करने का जो होता था वो एक ही होता था। तो उसमें एक तरह उन्होंने रूल्स बनाए हुए थे कि ये जो उसके हॉस्टल के जो वो थे ना निगरान जो होते हैं, उन्होंने रूल्स बनाए हुए थे कि हर लड़का बंद करेगा लाइट। सही। एक लड़का बंद करेगा। तो तकरीबन होंगे 50-60 लड़के।
सही। तो अपनी इतनी बारी पे बंद करते तो एक दफा क्या हुआ, एक लड़के का नंबर आया, तो वो लड़का है ना समझ ले बटन एक साइड पर था और वो बिल्कुल एंड में आके बैठा हुआ था रूम के। आप समझ रहे हैं ना, यानी किस तरह होगा, एक लंबा सा यानी हॉल था, सही, और लड़का बिल्कुल दूसरी तरफ बैठा हुआ था। अब उसने ना उसको उसका नाम पुकारा कि भाई आप लाइट बंद कर दें। तो आप यकीन करेंगे कि उस लड़के ने वहां से बैठे हाथ बढ़ाया और उसका हाथ लंबा होता चला गया और उसने इतनी दूर से बंद कर दिया। लड़कों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा और हमारे जो टीचर थे उन्होंने भी ये देखा, तो सबकी चीख निकल गई थी ये मंजर देखकर। अच्छा जी। और ये आपके कौन से हॉस्टल में हुआ? मिनाज भाई मैं दारुल कराची की बात कर रहा हूँ, ये मदरसा दारुल है यहाँ पे एशिया में बात है। अच्छा, तो ये इस तरह का जो वाक़या है आपने आपके साथ तो शायद आपके लोगों के साथ नहीं, हमने सुना है ना, लेकिन मैंने ये चौथी या पांचवी बार सुना है एग्जैक्ट इसी तरह का वाक़या। अच्छा। हाँ, और क्या वजह है कि ये इसी तरह, और लिटरली मैं बताऊं हॉस्टल का ही वाक़या था हमेशा से। अच्छा। हाँ, इसी तरीके से हॉस्टल में एक, जैसे मुझे एक वाक़या बताया था एक साहब ने आके फोन पे कि वो एक हॉस्टल में रहते थे और अच्छा। वो अपना रूम जो था वो शेयर करते थे अपने दोस्त के साथ। सही। तो एक दिन वो पढ़ाई कर रहे थे देर तक, तो वो दोनों दोस्त पढ़ रहे थे, तो उनको जल्दी नींद आ गई, तो उन्होंने जो है अपना किताबें बोरिया बिस्तर बांधा और अपना उन्होंने नींद की तैयारी कर दी। थोड़ी देर के बाद उनका दोस्त जो दूसरा जो पढ़ रहा था उसने भी जो है वो अपनी किताबें बांध ली और वो बस वहीं लेट गया। उसने लाइट पंखा जो भी होता है रोशनी बंद नहीं की, तो उसने अपने दोस्त को बोला कि यार जरा लाइट बंद कर दो, मुंह पे पड़ रही है। और ये क्या कि वो अपने मुंह पे उसने कंबल डाल लिया। अब उसने कंबल जो ऐसे डाला तो उसको हल्का सा नजर आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, तो उसने ये देखा कि वो जो लड़का था जिसको उसने बोला लाइट बंद करने को, वो बगैर उठे जहाँ पे बैठा हुआ था वहीं से उसका हाथ लंबा हुआ और उसने स्विच पे जाके बटन बंद कर दिया। उसके बाद जो है वो बंदा डर गया, घबरा गया और फिर उसने जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दी कि ये क्या है वो क्या है। तो उसने उसको समझाया कि भाई मैं एक इस तरह की फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, और फिर वो अपनी उस दोस्त को उस फैमिली अपने उस दोस्त को अपनी फैमिली से मिलाने भी लेके गया। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। 245 ऑन द डायल। अपने लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं सुमैया बात कर रही हूँ, मुझे ओफिया बात करनी है। और फिर बात नहीं हो सकती सुमैया साहिबा। हेलो हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सुमैया साहिबा, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी मैं बताती हूँ आपको। आपने शाइस्ता वाहिदी का शो सुना है, देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा, बताइए। वो टीवी पे जो आता था अभी पिछले महीने। जी बताइए। जी उनमें जो एक मौलवी साहब आते थे, मौलाना रहमानुद्दीन शाम भाई। सही। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ऑफियर हूँ। नहीं, आप ऑफियर नहीं, आप ऑनर हैं। ओके, एक तो ये ऑनर और ऑफियर का क्या चक्कर है मुझे समझ नहीं आता है। जनाब अपने लास्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सर मैं सईद बात कर रहा हूँ, कराची कटी पहाड़ी कस्बा इस्लामिया। कटी पहाड़ी से? ये आप मुझे पहले गारंटी दें कि आप मेरी किसी बात पे फायरिंग नहीं करेंगे बस। नहीं मैं किसी बात मजाक कर नहीं बिल्कुल। अच्छा ये पहले बताइए कि उस जगह के हालात कैसे हैं? हालात तो सही, अल्लाह का शुक्र है। बेहतर है? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलें जनाब, जी बताइए क्या वाकया आपका? सर मैं आपको और एक बात अपना पर्सनली बना दूं कि मेरे हालात मेरे ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से हैं और मैं सब लोगों को जो है ना, अगर वहाँ पर ईद बना रहे सब ईद मुबारक मिलती है। मेरी बस यही नाराजगी है वहाँ पे क्यों ईद मनाई जा रही है जब पूरा पाकिस्तान में पीर को मनाई जाएगी? तो सर कुछ चले खैर, हाँ चले, सही है, वो अपने अपने सबके वो है, सही है जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं सर कि हमारा जो इलाका है वो मानसेरा से तकरीबन 5 घंटे के फासला पे है। इस वक्त नया जिला बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट तौरगर के नाम से। किस नाम से है? सर सारी इलाका जो है वो पूरा पहाड़ी इलाका जात है, तकरीबन बहुत ज्यादा। मानसेरा से 5 घंटे आगे है तकरीबन। मानसेरे से दरबन उगी पड़ते, उगी के बाद दरबन और दरबन के बाद वो
पढ़ रहे, जो पहला कबाइल था अभी 25 वर्ष डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के। तो सर उस इलाके में मैं आपने बताऊं कि मेरे एक खाला का, अपना सका खाला का एक वाकया है जिनके ऊपर दीन बहुत, वहाँ तो आपको पता है कि पश्तो स्पीकिंग था, किसी को उर्दू कोई नाम तो चीज ही नहीं है। तो ऑनर मैं अब बताना चाहूंगा सबकी माँ की इस बात को, मैंने हकीकत है मेरे सामने बात है, उसके इंतकाल हो गया अभी, लेकिन वो उर्दू भी बोलती थी, इंग्लिश भी बोलती थी और सारे बातों के साथ जो है ना एक मर्द की तरह वो चलती भी है। और जब उनको गुस्सा आता थी जिसमें ऐसी जिन्नात उनके ऊपर आते थे कि वो जिन्नात उसको एक खाए, बहुत बड़ा खाया था, उसमें ऊपर एक दरख्त जैतून का, उसको एक उंगली से कल्टी करा के, इस उंगली को कभी कल्टी करा के कभी सीधा करा के उसको लटकाती रहती थी और मैं अपने आंखों से देखता था। तो ये चीज मेरे सामने, मैं ये बताना चाहूंगा इसलिए कि ये मेरे होती हुए मुझसे वो बहुत प्यार करती थी और वो जब आज भी जाते थे इंग्लिश तो वो कुरान पाक की सारी तिलावत भी उनको आती थी इंग्लिश, और उस बेचारों को तो कुरान उसने पढ़ा ही नहीं था। सही। और उनको इंग्लिश पढ़ना लिखना भी आता था। अच्छा। ये मेरी अपने घर की बात से विनती कि अभी उसकी डेट हुई तकरीबन 1.5 साल होने वाली है। तो ये वाकया हमारे पास अच्छा हमारे साथ थी, जिस बात को हम मांगते हैं इसलिए कि वो आपको पता है कि इलाका भी ऐसी पासबंदा है कि उर्दू का नाम तो खैर बड़े जो बुजुर्ग है उनको भी सही तरीके से नहीं आते हैं, तो उनको तो उसको उर्दू भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, अरबी भी आती थी, जो जितनी जबान थी वो सब भी वो बात करती भी थी और लिखती भी थी। अच्छा जी सर। अब बाकी हमारे मुल्क के लिए और सलामती के लिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करें कि हमारे इस मुल्क में अमन आ जाए, खुसूसी तौर पे जो है ना कराची में जो हालात चल रहे हैं इससे जो है ना सबक सीखा जाए और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। चले जनाब, ये कोई भी ऐसा शो नहीं है जिसमें आप ये बातें करें। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी दुआएं हमेशा इनके लिए हम सब हमेशा जोर से आमीन। मैं ये कहूंगा कि मेरे सारे लिस्टों को अंडवास ईद मुबारक, और उनसे ये कहूंगा कि खुदा रहा खुसूसी दुआएं करे हमारे इस मुल्क के लिए। अगर और कुछ नहीं कर सकते दुआई तो हम कर सकते हैं इस मुल्क के नाम। दुआई तो कर रहे हैं इतने सालों से, कुछ कर तो रहे नहीं है, दुआएं करे जा रहे हैं बस। बस सर अब दुआई भी मामला चल रहा है बस। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा आवाम ही कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चले जनाब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आज का शो जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था, वो इस वजह से भी मैंने मुख्तलिफ किया क्योंकि ईद का समय है, बहुत सारे लोग खुशियाँ बांटने के लिए हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, खुशियों के लिए प्रोग्राम सुन रहे होंगे और अचानक से वो डर जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ईद माशाल्लाह से अब जैसे अनाउंस हो चुकी है, पीर को ईद का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। उम्मीद करते हैं कि साथ खैरियत से ईद गुजरे। जैसा कि अभी माजी में इतना बड़ा वाक़या आपकी एयर बेस पे अटैक हुआ, उसी तरह कल की ये रिपोर्ट है कि ईद वाले दिन पाकिस्तान में शहरों में, मेन शहरों को जो है टारगेट किया जा सकता है। तो अल्लाह ही रहम करे हमारे ऊपर। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो ईद वाले दिन मुलाकात होगी आप लोगों से रेडियो पे 105 पे। अगर 105 पे आप मुझे ना सुन सके तो 2-3 मॉर्निंग शोज हैं टीवी के जिसमें मैं आऊँगा। एक फैसल कुरैशी के मॉर्निंग शो है जो कि ईद के पहले दिन आएगा, किस टाइम पे आएगा मुझे नहीं मालूम है, वो होगा। और एक डॉन टीवी जो है उनका ईद का मॉर्निंग शो होगा। एक्चुअली मॉर्निंग शो तो नहीं, पूरे दिन की ट्रांसमिशन है, लेकिन उसमें 2 से 3 बजे जो है वो मैं उस मॉर्निंग शो पे मौजूद हूँगा। ईद के वाले से बात हो रही होगी और जो भी बातें होती हैं उसके बाद से हो रही होगी, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फेसबुक पे सबसे पहले लिखें www.facebook.com/the-late-night-horror-show। आप एक पेज पे जाएंगे, वो पेज लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी का ऑफिशियल पेज होगा, उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने सारे बातें वाक़यात लिख सकते हैं। इसके साथ अगर आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो www.twitter.com/मिनहाज अली अस्करी के नाम से अकाउंट है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग ईमेल्स करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं djminhaj@radio.fm पे। बस जाते जाते 2-4 अल्फाज जो हमेशा हम दोहराते हैं कि हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम का मजाक उड़ा रहे हो सकता है बहुत सारे लोग इन बातों पे यकीन ना करते हो,
और गलती से वो इस मखलूक का मजाक उड़ा रहे हो। बस उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है और मेरी दुआ है कि आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर एक सेकंड के लिए आप ये सोचें कि जिस जगह पे आप अभी बैठे हुए हैं और जिस जगह पे आप ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप अकेले हो सकता है कि आप अभी अपने कमरे में मौजूद हों अकेले, हो सकता है कि आप अपने घर की छत पे बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो और आपको ये लग रहा हो कि आप अकेले हैं, लेकिन शायद आप अकेले ना हो। आपके इर्द गिर्द ये जो अंधेरा है, खामोशी है, ये चंद सेकंड के लिए तो आपके लिए सुकून का बायस बन सकती है, लेकिन यही अंधेरा और यही खामोशी खौफ और वहशत का भी निशान होती है। हो सकता है कि जिस कमरे में अभी आप हैं मौजूद, आपके अलावा भी कोई और है जिसको शायद आप नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको जरूर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज और तमाम सुनने वालों को एडवांस में ईद मुबारक। कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105.